हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। तो आरजेएस की हमारी ये जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज फॉर्मेट में हमारे कंप्लीट सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज में आज हम लोग कुछ बेहतरीन इडियम्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। आपके एग्जाम में डेफिनेटली इन इडियम से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो आप सिर्फ रिवाइज करते रहो और सिर्फ पढ़ते रहो, चीजें आपके लिए आसान होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज फॉर्मेट में हम ये डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोगों को ये भी पता चलता रहे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किन किन डिफिकल्टीज को आप फेस कर सकते हैं। तो साथियों, यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो आपके आरजेएस के 2000 आई थिंक 18 के एग्जाम में ये ईडीएम आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो किसी भी लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट बना देना क्या कहलाता है? यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मीनिंग होता है किसी लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ के लैंग्वेज में लिखना। कोई लैंग्वेज जो डिफिकल्ट होती है समझना या कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा मुश्किल होता है, उस लैंग्वेज को थोड़ा सिंप्लीफाई करना, वो होता है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। तो कम टू द पॉइंट होता है कोई भी बात हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कम टू द पॉइंट। डिस्प्ले कॉम्पोजिशन स्किल्स, डिस्प्ले कॉम्पोजिशन स्किल्स, चीजों को लिखने की। कॉम्पोजिशन का मतलब कोई पैराग्राफ, कोई नॉवल, कोई बुक, कोई चैप्टर, कोई पोएम लिखना कॉम्पोजिशन होता है। और हैव नरेटिव एक्सेलेंस, नरेटिव एक्सेलेंस का मतलब कहानी सुनाने की जो स्किल होती है। तो किसी लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में कहना मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करना, कम टू द पॉइंट। दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मीन्स टू कम टू द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट इडियम आपका फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग होता है कोड़े मारने को, फ्लॉग कहते हैं, ठीक है। किसी भी हॉर्स जो मरा हुआ पड़ा है उसको आप जैसे कोड़े मारो, कोड़े मारना मतलब इन द सेंस वो वाले कोड़े नहीं जो किस पनिशमेंट के लिए दिया जाता है। जब घोड़े को चलाने के लिए जो लगाम जो है वो खींची जाती है तो उसको एक तरह से बोलते हैं फ्लॉग। तो किसी हॉर्स को स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए। लेकिन अगर घोड़ा मरा हुआ है तो उसको आप कितने भी फ्लॉग मार लो वो चलने वाला नहीं है। तो टू विप अ डेड हॉर्स, किसी मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, कोई ऐसा काम करने का प्रयास करना जो इम्पॉसिबल है। अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि यहां पर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो मुश्किल है, जो डिफिकल्ट है, जो असंभव है। मरे हुए घोड़े को आप नहीं चला सकते। दैट इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। वी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए टू डाई इन हार्नेस। साथियों, हार्नेस का जो मीनिंग होता है, देखो जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, जब कोई ऊंची जगह पर कोई काम करते हैं तो वो वहां पर जो एक सेफ्टी बेल्ट वो पहनते हैं उसको हार्नेस कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति जो उस हार्नेस पहने हुए ही उसकी डेथ हो जाए, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? हार्नेस पहना हुआ है, इट मीन्स उसकी डेथ तब हो गई जब व्यक्ति काम कर रहा था, ठीक है। तो उसका मीनिंग होता है प्री मेडिटेटेड मर्डर, सोच समझकर किसी की हत्या करना। डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, जवानी में मर जाना। टू डाई वाइल इन सर्विस, यस ये आंसर रहेगा। किसी व्यक्ति की डेथ तब हो जाना जब वो व्यक्ति उस सर्विस को कर रहा था, उस काम को कर रहा था। तो यहां पर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है। काम करने के दौरान, जॉब में ही जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी, अब कोई व्यक्ति देखो, समुद्र जो होता है, समुद्र चारों तरफ पानी से भरा हुआ, चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, और उस समुद्र में जाने के बाद आपको किस डायरेक्शन में जाना है वहां पर बिना किसी टूल, बिना किसी इक्विपमेंट के आप लोग ये तय नहीं कर सकते। तो समुद्र में जाने के बाद चारों जगह आपको एक जैसी ही दिखती है तो व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो यहां पर सिचुएशन होती है टू बी ऑल एट सी। हम लोग जब अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तब भी हम कह सकते हैं कि वी आर ऑल एट
सी, हम कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है, हम कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो हो गया टू बी ऑल एट सी। नेक्स्ट है टू टेक टू वंस हील। कोई व्यक्ति हील 9 2 11 हो गया, टू टेक टू वंस हील 9 2 11 हो गया। टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड और टू हॉप एंड जंप। देखो हॉप क्या होता है, आपने सुना होगा थोड़े टाइम पहले जब विक्रम लैंडर जब मून पे गया था, एक हॉप टेस्ट हुआ था, उसको अपनी जमीन से उठाना, सेंड करना, वो हॉप टेस्ट थोड़ा। तो चलना कूदना ये हो गया। टेक टू वंस हिल का मीनिंग हो गया कि व्यक्ति 9 2 11 हो गया, वहां से भाग गया, भाग गया, उसको हम लोग बोलते हैं टू टेक टू वंस हिल। मेरे घर में एक चोर एंटर हुआ, जैसे ही मैं दरवाजा मैंने खोला, चोर ने मुझे देखा और वहां से भाग गया। तो चोर क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। ही टुक टू हिज हील्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू टेक समवन फॉर अ राइड। कोई व्यक्ति, कोई गाइड अगर आपको ले जाए, समवन फॉर अ राइड, कोई गाइड आपको गलत राइड पर ले जाए तो वो होता है टेक समवन फॉर अ राइड। ले जाना आपको कहीं और था। कई बार क्या होता है, आप किसी अननोन सिटी में जाते हैं, बस स्टैंड पर आप उतरे, वहां पर उतरते ही आपको किसी लोकेशन पर जाना था, आपने किसी टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर को आपने कहा कि मुझे उस लोकेशन पर जाना है। उसने कहा बहुत दूर है, ये तो 10 किलोमीटर है, 150 रुपये लगेंगे। आपने जीत गया। अब वो घुमाकर आपको आसपास 5-7 किलोमीटर का राउंड लगाकर आपको एक जगह ड्रॉप कर देता है। आपने 150 रुपये दिए और चले गए। मॉर्निंग में जब आप उठे और वहां से जब आप गुजर रहे थे, तब आपने देखा कि वो जो जगह है, वो जहां पर आप बस स्टैंड पर उतरे थे, वहां से सिर्फ उससे 500 मीटर की दूरी पर है। यानी उसने आपको धोखा दिया, ट्रिक किया आपको, वो जानबूझ के इतना आपको घुमाकर लाया। वो होता है टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा दे देना, वो होता है टेक समवन फॉर अ राइड। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, धरती आकाश पाताल एक कर देना, मतलब किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी काम को करने के लिए आपने अपना बेहतरीन प्रयास किया, अपना हर संभव प्रयास किया है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू कॉज एन अर्थक्वेक नहीं, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ये लो। अब आप लोग आरजेएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए यू आर मूविंग हेवन एंड अर्थ, आप धरती और आकाश को पूरा हिला रहे हो, वो होता है टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक टू समवन। जैसे आपको ग्रीक लैंग्वेज में अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपने कंपैरिजन कर दी कोई भी ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, वो होता है ग्रीक टू यू। इट मींस जब आप कोई आपको कुछ लिखे, कोई आपसे कुछ पूछे और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, तो आप कह सकते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ये मेरे बस की बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल। तो यहां पर होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस चीज को आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो, उस चीज को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल ग्रीक टू यू। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में अगर कुछ लिखा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तब आप कह सकते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू यू। ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो अंडरस्टैंड करने लायक नहीं है। नेक्स्ट आ गया टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मछली कहा जाता है, बचपन में कहा था, हमने पढ़ा था, मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी है। तो जैसे ही मछली को, अगर हमने मछली को पानी से बाहर निकाला, वो तड़पने लग जाती है। तो वैसे ही कोई व्यक्ति उसी तरीके से तड़प रहा है जैसे कोई मछली पानी के बाहर तड़पती है, उसको हम लोग कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। जो होता है अनकंफर्टेबल की सिचुएशन होती है, दुविधा वाली जो स्थिति होती है, उसे कहते हैं टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। जब हम किसी मुश्किल में हो जाते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है टू ऐड फ्यूल टू फायर। आग में घी डाल दिया आपने,
तो आग और भड़क गई। कोई मामला जो खराब था उसको और खराब कर दिया, उसको बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। इन्वेस्टिगेट का मीनिंग होता है मामले की जांच पड़ताल करना। इंसुलेट आप लोग जानते हैं, इंसुलेटर जो चीजों को ठंडा करना, उसको टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए यूज किया जाता है। इनिशिएट होता है, इनिशिएट का मतलब शुरू करना, और इंसाइट का मीनिंग होता है भड़काना। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी मुद्दे को, किसी मामले को भड़काना वो होता है टू ऐड फ्यूल टू फायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। टू कॉल अ स्पैड, जो चीज है जिस नाम जो उसका नाम है आपने उसी नाम से उसको एड्रेस कर दिया। टू कॉल अ स्पेड, पावड़े को पावड़ा कह दिया। स्पेड का मतलब जो मिट्टी विट्टी हटाने के लिए पावड़ा जो होता है उसको स्पेड कहते हैं। तो कॉल अ स्पेड, इसका मीनिंग होता है टू बी फ्रैंक, मुंहफट। जो चीज जैसी है आपने उसको वैसा का वैसा कह दिया, तो होता है टू कॉल अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड। ठीक है, टू बी फ्रैंक। आ जाओ नेक्स्ट। टू गो स्कॉट फ्री। स्कॉट एक्चुअली क्या था, एक बहुत पुराने टाइम के अंदर जो एक टैक्स का नाम था स्कॉट। तो स्कॉट एक टाइप का एक टैक्स था। ठीक है, जिस व्यक्ति को वो टैक्स नहीं देना पड़ता था तो हम उसके लिए कह सकते थे वो स्कॉट फ्री है, उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा। तो आने वाले टाइम में यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति सजा से मुक्त हो जाए, बिना सजा मिले उसको, अगर वो वहां से भाग बच निकले, उसको बोलते हैं गो स्कॉट फ्री। कई बार आपने देखा होगा कई सारे क्रिमिनल केसेस के अंदर सब लोगों को पता है कि अपराधी है, लेकिन सबूतों के अभाव में उस व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं ही वेंट स्कॉट फ्री, मतलब बिना पनिशमेंट के वो आजाद हो गया। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। डी हो गया। नेक्स्ट है पॉटलक डिनर। पॉटलक डिनर आप, मुझे लगता है आप लोग जानते हैं। अगर आपका एक अच्छा सर्किल है तो आप लोग क्या करते हैं कि अपने अपने घर से डिश बनाकर ले गए, वहां पर सब लोग आपस में मिल बांट कर वो डिश जो है वो खाते हैं। उसको पॉटलक डिनर कहते हैं, जो अपने अपने बने हुए खाने को सब लोग शेयर करते हैं। तो पॉटलक डिनर होता है डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट। बिल्कुल, देखो, डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, कुछ कुछ खाने के लिए लेकर आए, या डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स हिज फूड, अपना खाना लेकर आए। डिनर वेयर ओनली सूप इज सर्व, जहां पर सिर्फ सूप सर्व किया जाता है। और डिनर वेयर पीपल ईट एंड प्ले गेम एट द सेम टाइम, जहां खेलते वक्त खाना खाते हैं और खेलते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दोनों में कंफ्यूजन रहेगी। देखो, डिनर जहां पर सब लोग अपना अपना खाना लेकर आए, नहीं, सब लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, फिर बाद में मिल बांट के खाते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, मदर विट। कभी भी जीवन में कोई समस्या हो, अपनी मां से एक बार जरूर बात कर लेना। अपनी मदर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है मदर विट। तो यहां पर मदर विट जो होता है कॉमन सेंस के लिए यूज किया जाता है। मां के जैसी बुद्धि, मतलब कॉमन सेंस, मदर के पास हर समस्या का समाधान है। मदर विट, मदर विट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ऑल मून शाइन। ऑल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में जैसे 4 दिन की चांदनी। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, वहां पर लाइट्स होती है दुनिया भर की। कपड़े देखते हैं तो आपको उस शॉप के अंदर आपको कपड़े दिखते हैं बहुत ही शानदार से, बहुत गजब के, लेकिन जैसे ही बाहर आके आप देखते हैं तो उनकी शाइनिंग बहुत नॉर्मल, ऑर्डिनरी सी होती है। वो होता है ऑल मून शाइन, जो सिर्फ दिखावा है, शोबाजी है। शो, लाइटेड ओनली बाय मून, फॉल्स और फार फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से दूर, वो होता है ऑल मून शाइन। ऐसी कोई भी बात जो सच्चाई से कोसों दूर हो, उसके लिए हम कह सकते हैं इट्स ऑल मून शाइन, वास्तविकता से पूरी तरीके से दूर है, ऑल मून शाइन। नेक्स्ट आ गया, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। जब दो लोग ऐसे हैं जिनके बीच कोई प्रेम ही नहीं होता, जिनके बीच में प्यार ही नहीं होता, तो उनके बीच में प्यार लॉस्ट क्या होगा? जब प्यार ही नहीं था, लव ही नहीं था, तो लॉस्ट होगा क्या? इसका मीनिंग यह हुआ कि दोनों लोग जो हैं
वो हैव अ फाइट, डिसलाइक ईच अदर, टू बी फ्रेंडली एज एवर, टू बी अपसेट, दोनों ही नहीं हो सकते। टू हैव अ फाइट, दोनों के बीच में लड़ाई, एनिमोसिटी, अगर दो लोग आपस में दुश्मनी है दोनों के बीच में, तब हम कहते हैं दे हैव नो लव लॉस्ट। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नो लव लॉस्ट, इनके बीच में किसी तरह की कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, हिट द नेल ऑन द हेड। देखो, नेल कील होती है, और कील जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, आप लोगों को पता है, ये लो, कील कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। अब मान लो क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति कील पर अगर मार रहा, इसके हेड पर, जैसा भी जो हेड बनाया हमने, इसके हेड पर, ठीक है, इसके हेड पर वो स्ट्राइक कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो उस काम को सही तरीके से कर रहा है। भाई कील को दीवार में गाड़ने के लिए उसके हेड पर ही तो स्ट्राइक करेंगे। तो कोई व्यक्ति काम सही तरीके से कर रहा है, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, टू हर्ट समवन टू डू समथिंग प्रिसाइसली राइट। यस, कोई काम जो आप एकदम तरीके से कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, वो होता है हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, कोई व्यक्ति लेट नाइट तक जाग रहा है, लेट नाइट तक अगर दीपक जल रहा है, ऑयल जल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? वो क्या कर रहा है? मिडनाइट ऑयल को बर्न कर रहा है। टू वेस्ट रिसोर्सेज, टू वर्क लेट नाइट, यस, इसका आंसर हो जाएगा टू वर्क लेट नाइट। लेट नाइट तक उस काम को कर रहा है, वो होता है टू वर्क लेट नाइट, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। वंस इन अ ब्लू मून, देखो मून का कलर ब्लू कब होता है? ऐसा कहा जाता है, वैसे एक साइंटिफिक ज्योग्राफिकल टर्म भी है, किसी महीने में अगर दो बार पूर्णिमा आ जाए, महीने के शुरू में पूर्णिमा आई, 15 दिन बाद अमावस्या, और फिर वापस पूर्णिमा आ गई, ऐसा हुआ अगर एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा आ गई, तो जो सेकंड टाइम आने वाला फुल मून पूर्णिमा जो है, उसको उसको ब्लू मून कहा जाता है, जो बहुत ही रेयर केस में होता है, कभी कभार 6, 8, 10 महीने में एक बार होता है। तो यहां पर होता है वेरी रेयरली, जो काम बहुत ही रेयरली हो, बहुत ही रेयर, कभी कभार ही हो, उसको हम लोग बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। अंडर द वेदर, बारिश का सीजन, सर्दियों का मौसम, बीमारियां बहुत कॉमन हो जाती है, जब ऐसी सिचुएशन बनती है, तब हम कहते हैं कि वो मौसम की चपेट में आ गया है, ऐसा हम लोग कहते हैं। अंडर द वेदर मतलब कोई व्यक्ति बीमार फील कर रहा है, फीलिंग सिक, ये अंडर द वेदर, फीलिंग सिक, बीमार सा फील कर रहा है, अंडर द वेदर, ठीक है, बी आंसर हो गया। अ पीस ऑफ केक मीन्स, अ पीस ऑफ केक मीन्स, अब कोई भी व्यक्ति देखो, केक जो होता है बड़ा सारा, अगर उसको स्लाइस में, पीसेस में अगर काट के उसको खाया जाए, तो खाना आसान होता है। तो पीस ऑफ केक होता है वेरी इजी टास्क, समथिंग वेरी इजी, यहां पर भी आंसर हो जाएगा, जो भी बहुत आसान है, जो बहुत इजी है, उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्पिल द बीन्स मीन, स्पिल द बीन्स मीन, अब देखो कोई व्यक्ति बीन्स को स्पिल कर रहा है, एक मेरे पास बर्तन है, उस बर्तन के अंदर कुछ है, अगर मैं उस बर्तन को ऐसे उछालूं, तो जैसे बीन्स, उसके अंदर जो फली है, वो अगर उछले, तो वो सबको दिख जाएगी कि उस बर्तन में क्या थी। तो जैसे स्पिल, बीन्स को स्पिल किया, तो वो सबके सामने आ गए कि उसके अंदर था क्या। स्पिल द बीन्स का मीनिंग होता है टू रिवील अ सीक्रेट, कोई रहस्य उजागर करना, टू रिवील अ सीक्रेट, टू रहस्य कोई भी उजागर करना, जो चीज हिडन थी उसको डिस्क्लोज कर दिया, इट मीन्स यू हैव स्पिल्ड द बीन्स, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है टू बेल द कैट, बचपन में कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने कि बिल्ली आए तो एक काम करता है, उसके गले में घंटी बांध देते हैं, जब भी बिल्ली आएगी हमें पता चल जाएगा। लेकिन आखिर सवाल है कि ऐसा काम करे कौन, करेगा कौन? तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब है कि हमने हमने कोई ऐसा काम किया जो बड़ा मुश्किल हो, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, डिफिकल्ट हो, रिस्क जिसमें भरपूर हो, वो होता है स्पिल, टू बेल द कैट, टू टेक अ ग्रेट रिस्क, टू टेक अ ग्रेट रिस्क, ये इसका होगा। और लास्ट है आज के लिए, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। कहीं पर अगर आप किसी बुल, किसी सांड को, अगर आप उसको, उसके सींग पकड़कर, उसके हॉर्न्स पकड़ कर आप उसका फेस कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं उसका, तो इट मीन्स आप में इतनी हिम्मत है
कि आप खतरे को बोल्डली आप फेस कर रहे हैं, तो यहां पर होगा टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेरी बोल्डली। किसी भी चीज को बड़े साहस के साथ में आप उसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 25 इंपॉर्टेंट ईडियम्स थी। इनका आप रिवीजन करें, बार बार इनको देखें, 2x की स्पीड पर आप देखें तो चीजें और आपके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे जिसमें ये सारे ईडियम्स आपके अच्छे से कवर हो जाएगी। बस एक इंफॉर्मेशन आपको आगे वो दे दी जाए, एक टेस्ट सीरीज हमारी आरजेएस प्री एग्जाम के लिए चल रही है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, और बहुत ही बेहतरीन हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट जो है इसमें रख रहे हैं। 15-15 क्वेश्चंस का ही जो एग्जाम में आता है उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया है, जिसमें सोल्यूशन भी है, और ऐसे 50 टेस्ट का हमने यहाँ पर प्लान रखा है, जिसका देखो जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। टेंस के 3 टेस्ट, आर्टिकल के 3, डिटर्मिनर्स के 3, फ्रेजल वर्ब्स के 3, इस तरीके से हम टोटल 22 टेस्ट तो हो जाएंगे आपके टॉपिक वाइज, और 23 टेस्ट हो जाएंगे आपके फुल लेंथ। ठीक है, टोटल हो जाएगा 50 टेस्ट। ठीक है, तो आप हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो है उनका कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दूसरा, अगर आप जो प्री और मेंस के बैच में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखो आरजेएस में आपको पता है कि ऐसे राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जनरली देखा गया कि बहुत सारे एजुकेटर्स सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर कुछ एसेज लगाकर पढ़ा देते हैं। हम एसेज लिखना सीखेंगे, हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे, हम वोकैबुलरी सीखेंगे, हम लिखना सीखेंगे कि कैसे हमारे आइडियाज को हम लोग पेज पर, कागज पर उतार पाए। तो ऐसा जो है उसी चीज के लिए हमने एक बैच, प्री प्लस मेंस का बैच हमने अनाउंस किया है, बहुत नॉमिनल फीस के साथ। इस बैच में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर रहे हैं, मैसेज आप रखें, आपको सारी डिटेल्स शेयर की जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म से एक बार आप जुड़े, एक नया अनुभव आप लें, आपको बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, पर्सनली आपको गाइड किया जाएगा। इंग्लिश नोटबुक आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, आगे भी करेगा। बस आप अपना ट्रस्ट, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।